Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 23rd of June 2023. 23 जून 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग वीडियो को लाइक कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ. पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम. स्पीफ, जैसा कल मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में. पहला स्टेटमेंट कह रहा है स्पीफ हैज बीन हेल्ड एनुअली सिंस 1997. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है चाइना इज द करंट चेयर फॉर स्पीफ 2023. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द स्पीफ 2023. तो आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट या नन. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, यानी कि 1 स्टेटमेंट. अब कौन सा स्टेटमेंट सही है कि स्पीफ हैज बीन हेल्ड एनुअली सिंस 1997. ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें रशियन फेडरेशन, रशिया ही इसको हेड करता है, तो चाइना इज द करंट चेयर, ये गलत हो जाएगा. और इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट, ये भी गलत हो जाएगा. इंडिया ने डेलीगेशन भेजा था प्रॉपरली 2023 के लिए भी, तो ये इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम कंक्लूडेड रिसेंटली इन क्रेमलिन, रशिया, attended by 130 countries. SPIEF is one of the biggest and most important business event in the world. इसको रशियन डावोस भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था. इट इज ऑल्सो नोन एज रशियन डावोस, ठीक है ना. एंड इवेंट बेसिकली ये इकोनॉमिक एजेंडाज को है जो कि हाईलाइट करता है, फोकस करता है. कल मैंने आपको बताया था कि जो रशिया में स्विफ्ट के ना होने के कारण जो पेमेंट इशूज आ रहे हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई थी. और इसमें इंडिया, यूएई, अल्जीरिया, क्यूबा, चाइना, इन सब के डेलीगेशंस पहुंचे थे, तो ये इंपॉर्टेंट है. दूसरा जो सवाल है वो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के रिगार्डिंग. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सेकेंड कह रहा है इन 2023 इंडिया वॉज रैंक्ड बिलो श्रीलंका एंड बांग्लादेश. एंड तीसरा कह रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट इंडिया रैंक्स लो कंपेयर टू द 2022 रैंकिंग. तो इसमें कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? केवल एक, केवल 2, पूरे तीनों सही हैं या कोई भी गलत, कोई भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 स्टेटमेंट सही हैं. पहला सही है, बिल्कुल सही, कि पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको. दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि इंडिया की रैंक श्रीलंका और बांग्लादेश से कम आई है. और तीसरा स्टेटमेंट गलत आया है क्योंकि एजुकेशन अटेनमेंट में हमारी रैंकिंग जो है वो इंप्रूव हुई है. ठीक है, तीसरा सवाल अगर हम देखें तो ये है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा से रिलेटेड. ठीक है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2014. ठीक है ना, एंड इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर सिंस देन. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जून 21 वाज सेलेक्टेड एज इंटरनेशनल डे बिकॉज इट कोइंसाइड्स विद द समर सोल्स्टिस. तीसरा कह रहा है द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 इज योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम. तो आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं. केवल एक, केवल 2, तीनों सही हैं या एक भी सही नहीं है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल 3. तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. अगर आप इस बार की थीम देखें तो वही वसुधैव कुटुंबकम की थी, जो G20 की थीम थी वही थीम थी. एंड ये कोइंसाइड करता है विद द समर सोल्स्टिस, ये भी सही है. एंड ये 9th एडिशन था और 2014 में पहला एडिशन था, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही होंगे. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे मूव करते हैं. पहली जो न्यूज़ है वो है बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट. बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट. अब ये कोलंबो स्पेसक्राफ्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि श्रीलंका का कोई मिशन है. ठीक है ना, तो ये बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट जो है ये बहुत क्लोजली उड़ा, ये मरकरी के पास से निकला. ठीक है ना, हालांकि ये बहुत पुराना मिशन है, 2018 में लॉन्च हुआ था और ये आर्यन 5 से लॉन्च किया गया था. एम वॉज टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द कंपोजिशन, जियोफिजिक्स, एटमॉस्फेयर, मैग्नेटोस्फेयर एंड हिस्ट्री ऑफ मर्क्यूरी. तो ये मर्क्यूरी से रिलेटेड मिशन है, बेपी कोलंबो मिशन. ठीक है ना. कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है इस मिशन के लिए? तो याद रखिएगा ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जाक्सा, यानी कि जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है, इन दोनों का मिशन है. जॉइंट मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा का मिशन है. And Bepi Colombo mission is basically based on 2 scientific spacecrafts and 1 transfer module. इसमें 2 scientific spacecrafts हैं, एक transfer module है जिसमें Mercury planetary orbiter है, Mercury magnetospheric orbiter है और Mercury transfer module है. ठीक है ना, तो ये important है. Let me show you one photograph related to this.
यस, दिस इज द बेपी कोलंबो, आप देख सकते हैं। और ये फाइनली अराइव करेगा मरकरी में 25 दिसंबर 2025 में। बेपी कोलंबो का देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से मरकरी के अराउंड ही जाएगा। पहले एमएमओ ऑर्बिट में है, फिर एमपीओ ऑर्बिट में जाएगा, देन मरकरी के ऑर्बिट में जाएगा, है ना। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना बेपी कोलंबो को। इसके अलावा एक और चीज़ की, कौन से कंट्रीज की और मिशन है, तो नासा का एक मिशन 1973 में गया था, मेराइनर 10, वो भी मरकरी से रिलेटेड था। और नासा का ही 2004 में एक मिशन गया था मैसेंजर, वो भी आपका मरकरी से रिलेटेड था। तो ये दो थोड़ा मिशन याद रखेगा, ठीक है ना। तो बेबी कोलंबो की बात हो गई। अब कल हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएसए पहुंचे, आप सबको पता है ना। तो यूएसए में उन्होंने क्या क्या गिफ्ट दिए हैं, जो गिफ्ट दिए उसमें आज बहुत अच्छा एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, तो वो देख लीजिए। तो उसमें जो गिफ्ट दिया है पीएम ने बाइडेन को और उनकी वाइफ को, वो है पहला अजय दान, है ना। अजय दान में घी सोर्स्ड फ्रॉम पंजाब, घी फ्रॉम पंजाब। देन भूदान, अ पीस ऑफ सैंडलवुड फ्रॉम मैसूरू, है ना। इसके अलावा धान्य दान, जिसमें लॉन्ग ग्रेन्ड राइस फ्रॉम उत्तराखंड। देन गौदान, अ सिल्वर कोकोनट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। देन गुड़दान गुड़दान है यानी कि, देन जैगरी फ्रॉम महाराष्ट्र। देन हिरण्यदान, अ गोल्ड कॉइन क्राफ्टेड इन राजस्थान। देन लवणदान, सॉल्ट फ्रॉम गुजरात। देन रौप्यदान, अ सिल्वर कॉइन फ्रॉम राजस्थान। देन तिलदान, a till or white sesame seed from Tamil Nadu. Then Vastradan, hand woven Tusar silk from Jharkhand. Tusar silk from Jharkhand. इसके अलावा आइडल ऑफ लॉर्ड गणेश एंड अ दिया, बोथ मेड अप ऑफ सिल्वर। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे कहता है कि लैब ग्रोन्ड डायमंड भी दिया गया है 7.5 कैरेट का, आई थिंक लैब ग्रोन डायमंड है ना, लैब ग्रोन ग्रीन डायमंड दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अगर आप दिमाग में रखें अपने, इट कैन कम इन हैंडी। इसके अलावा परसों हमारे इंडिया और यूएसए के बीच में एक इंडस एक्स, याद रखिएगा, इंडस एक्स मतलब रिलीज किया गया है ना। इंडस एक्स पहले मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री का जो दोनों इंडस्ट्रीज हैं इंडियन और यूएसए, वहाँ पे कोलैबोरेशन बढ़ाया जाएगा इंडस एक्स के माध्यम से। तो दैट वाज द थिंग विच वाज देयर, है ना। तो याद रखिएगा इनोवेशन के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंडियन फेंसर वो तलवारबाजी नहीं होती है, उसको फेंसिंग बोलते हैं। तो इंडियन फेंसर है सीए भवानी देवी। शी हैज अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय सिक्योरिंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट द एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप। तो सीए भवानी देवी है ना, एंड शी हैज बिकेम द फर्स्ट एवर मेडल विनर एट द एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, और ऐसे स्पोर्ट्स भी हमारे यहाँ प्रमोट होने चाहिए। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। मोदीज यूएस विजिट यील्ड्स मेनी वाइटल एग्रीमेंट्स। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स की बात की गई है, एक एक करके हम थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, पहले तो वहाँ पे डिफेंस कॉपरेशन में ऑलरेडी हम उनके मतलब हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। डिफेंस में हम काफ़ी क्लोज पार्टनर भी हैं, है ना। एंड हेल्थ के केस में इन्वायरमेंट, वीज़ाज, है ना। एंड यहाँ पे जेट इंजन भी हम उनसे लेने वाले हैं, जेट इंजन टेक्नोलॉजी भी हम उनसे लेने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जो कि किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर के वहाँ जाने के बाद, ठीक है ना। आई होप आपने इवेंट देखा होगा थोड़ा बहुत, एंड काफ़ी अच्छा इवेंट था। मतलब आई वॉज सीइंग दैट and it was a very proud moment from, because such reception of India in America was unprecedented, है ना। So you can see that. आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स आज जो हमको डिस्कस करने हैं। तो आई थिंक एडिटोरियल पार्ट में ही आएंगे हम पहले। तो यस, पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है डोरवे टू एन एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी। ऑथर ने यहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट दिया है। एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा यूनिवर्सिटी सिस्टम जहां पे एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रायोरिटी हो, यानी कि कमर्शियलाइजेशन या एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट वहाँ की प्रायोरिटी होनी चाहिए। मतलब कि कुल मिलाकर के वहाँ की यूनिवर्सिटी का मेन जो एम है वो ये है कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो वहाँ पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं,
किस तरीके से उसको हम कमर्शियली वायबल आउटपुट्स में कन्वर्ट कर सकें, जो रिसर्च है किस तरीके से उस रिसर्च का हमको कमर्शियल आउटपुट मिल सके या उसका मॉनेटरी बेनिफिट मिल सके। तो हालांकि कई एकेडमिशियंस जो हैं वो एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट को अच्छा नहीं मानते, उनको क्या लगता है कि नहीं, नॉलेज शुड बी द एंड, नॉलेज अपने आप में एक एंड होना चाहिए। बट अल्टीमेटली ऑथर का ये कहना है कि जो इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट है एजुकेशन से, तो क्यों ना हम एजुकेशन से उसको पूरी तरीके से जोड़ दें और जो रिसर्च हो रही है, जो मतलब यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन है, वहीं से हम स्टार्टिंग कर दें एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट की, तो दैट विल बी अ मच बेटर आइडिया। ठीक है ना। अब ऑथर ने इस संदर्भ में, इस रेफरेंस में एक स्कीम बताई है यूजीसी की। याद रखिएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ही इनिशिएटिव है जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अप्रोच। याद रखिएगा, राइट डाउन दिस इज अ स्कीम बाय यूजीसी, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है ना। तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अप्रोच क्या होती है? एक ऐसा इनिशिएटिव है दैट वांट्स टू ब्रिंग इंडस्ट्री एंड अदर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज इनटू द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। अब ये अप्रोच यूजीसी ने लाई है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इंडस्ट्री एंड अदर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज इनटू द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में इंडस्ट्री लेवल की जो मतलब एक्सपर्टीज है उसको लाने की बात की जा रही है। ठीक है ना। अब ये हेल्प करेगा इन टैकलिंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, है ना, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को टैकल करने में मदद करेगा। कैसे? क्योंकि जो लोग इंडस्ट्री रिलेटेड लोग हैं, जो बिजनेस रिलेटेड लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों को इंडस्ट्रीज से उठा करके लाया जाएगा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, बोला जाएगा कि भैया आप अपना रियल एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करो। अब यूजीसी का कहना है कि कोई पीएचडी की जरूरत नहीं है प्रोफेसर बनने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि उनका क्वालिफिकेशन हटा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो एक सेपरेट वो रहेगा, यहाँ पे हम ऐसे लोग लाएंगे, हो सकता है वो पीएचडी ना किए हों लेकिन उन्होंने कोई बिजनेस एक्टिविटी की होगी, कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होगा उनको, जो कि वो रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे स्टूडेंट्स के साथ। तो ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अप्रोच, इस ऑथर ने यही कहा है कि ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है वो बिजनेस की फील्ड से आ सकते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड से आ सकते हैं, लॉ की फील्ड से आ सकते हैं, जर्नलिज्म की फील्ड से आ सकते हैं, आर्ट्स की फील्ड से आ सकते हैं, और वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। और ऑथर ने ये भी कहा है कि इनोवेशन जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट मोटिव है वो इनोवेशन है। कंट्री में इनोवेशन कैसे लाएंगे? जब हम उनको ऑलरेडी एजुकेशन लेवल से ही ये इनोवेट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए हम उनको प्रमोट करेंगे, है ना। और उसी से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप होंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और ऑथर ने इसी चीज़ को हाईलाइट किया है, एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट को। अगली जो न्यूज़ है वो है कैन अ शॉर्टर मेडिकल कोर्स सॉल्व द रूरल डॉक्टर शॉर्टेज। तो यहाँ पे ऑथर ने बात की है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में हालांकि वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो ममता बनर्जी जी हैं, उनका ये कहना है कि चूंकि डॉक्टर्स जो है रूरल एरिया में काम नहीं करते हैं ज़्यादा, इसलिए हम क्या करेंगे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए ऐसे एक कोर्स डिवाइस करेंगे जिसमें डिप्लोमा लेवल कोर्स होगा 3 साल का, और वहाँ से करके आपको हम वहाँ पे पोस्टिंग देंगे। अब देखो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि ये क्यों गलत है। सबसे पहला बात ऑथर ने कहा कि जो डिप्लोमा कोर्स है इट माइट नॉट ट्रेन द ट्रेनीज एडिक्वेटली। ये हो सकता है प्रॉपर ट्रेनिंग ना दे पाए 3 साल में। अब देखो दिक्कत क्या है, लोगों को ये कंसेप्शन है कि भाई प्राइमरी हेल्थ केयर में तो बहुत ही छोटे केसेस आते होंगे, बट चूंकि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, इसलिए वहाँ पे जो लोग बैठेंगे उनकी कैपेबिलिटीज और ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए, है ना। तो ये मिसकंसेप्शन है हमारा कि वहाँ पे जो बैठ रहे हैं उनकी कैपेबिलिटीज कम हो तो भी चल जाएगा, वहाँ पे तो हमको और ज़्यादा कैपेबिलिटी के लोग चाहिए, है ना, रादर देन दैट। तो ये चीज ऑथर ने यहाँ पे मेंशन किया कि वी नीड मच मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स देयर देन कि कोई अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन वहाँ पे रहे। दूसरी चीज ऑथर ने ये कहा है कि भैया ऐसे जो लोग आप डिप्लोमा से लाओगे उनका फ्यूचर स्टेटस क्या होगा, है ना। हमारे पास ऑलरेडी पैरामेडिकल स्टाफ है, फिजिशियन असिस्टेंट्स हैं, इनको क्या करोगे, इनका प्रमोशन करके क्या बनाओगे इनको, है ना। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड ये 3 ईयर डिप्लोमा से कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ ऑथर ने यहाँ पे मना की थी। इसके अलावा ऑथर ने सोल्यूशन क्या दिया है? ऑथर ने सोल्यूशन दिया कि भाई गांव में लोग क्यों काम नहीं करते। पहला रीज़न ये है कि उनको ये लगता है कि गांव में सैलरी कम है, तो पहली चीज़ आप इंसेंटिव बढ़ा दो, है ना।
इंसेंटिव बढ़ाओ, जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो बढ़ाओ, तो वो लोग जाएंगे। दूसरा ऑथर ने ये कहा है कि लोगों को ये लगता है कि गांव एक बार गए तो फंस जाएंगे, तो ये एक सर्कल होना चाहिए, एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि भाई 2 साल तक आप काम करोगे, इसके बाद नेक्स्ट कोई दूसरा डॉक्टर आएगा और आपको कहीं दूसरी अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, है ना। तो ये ऑथर ने कहा कि ये जो रेगुलर कंटिन्यूअस ट्रांसफर एंड पोस्टिंग वाला सिस्टम है, ये इसमें लाना चाहिए कि भैया आपको मैंडेटरी पीरियड रहेगा 2 साल का, 1 साल का, इसके बाद हाँ हो ही जाएगा ट्रांसफर, है ना। ये नहीं लगना चाहिए किसी को कि वो फंस जाएगा वहां पे जाकर के। तो ऑथर ने ये चीज यहाँ पे मेंशन की। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला टॉपिक है द अप्रूवर ओवर द न्यू COP28 प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे देखो क्या है, इस बार COP28 हो रहा है दुबई में, है ना, UAE में हो रहा है। तो अब यहाँ पे हर कंट्री क्या करती है, अपना एक प्रेसिडेंट बनाती है। तो इन्होंने इस बार जो UAE ने प्रेसिडेंट बनाया है वो बना है वहाँ के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं सुल्तान अहमद अल जाबेर, है ना। तो इस कारण से काफी ज्यादा अप्रूवर हो रहा है। क्यों हो रहा है अप्रूवर? क्योंकि जो ये अल जाबेर है, ही इज द स्टेट ऑयल कंपनी है जो वहाँ के CEO हैं, ठीक है ना, स्टेट ऑयल कंपनी के CEO हैं। और ये जिनका जो अभी रिसेंटली आया था वो ये आया था कि इन्होंने कहा कि और ज़्यादा हमको अभी फॉसिल फ्यूल्स में वो करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मतलब एक तरह से वही ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक तरफ से आप प्रेसिडेंट बन रहे हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जहाँ पे आपको एमिशन जीरो करना है, फॉसिल फ्यूल का यूज़ जीरो करना है, और वहीं पे आप खुद एक ऑयल कंपनी के CEO हैं, है ना। और आपका खुद जो मोटिव है वो ये है कि हम किस तरीके से अपना प्रॉफिट बढ़ाएं बाय यूजिंग मोर एंड मोर फॉसिल फ्यूल्स। आपकी इकोनॉमी ही फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड है। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर, इसी कारण से अप्रूवर हो रहा है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अमिड सर्च फॉर टाइटन, लेसन्स फॉर प्रपोज्ड इंडियन सबमर्सिबल डाइव। अब कल आपको याद होगा मैंने टाइटन सबमर्सिबल के बारे में बताया था, और सबमर्सिबल मैंने आपको बताया था कि सबमरीन से किस तरीके से अलग होता है। मैंने कहा था सबमर्सिबल हमेशा अपने मदरशिप से रिलेटेड रहेगा, और सबमरीन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस काम कर सकता है। सबमर्सिबल ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। प्लस मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा देर तक अंडर वाटर सबमर्सिबल नहीं रह सकता, और सबमरीन रह सकता है ना। ये सारी चीज बताई थी। इंडिया ने भी एक सबमर्सिबल बनाया है जिसका नाम है मत्स्य 6000, याद रखिएगा, मत्स्य 6000। और ये भी 3 इंडियंस को लेकर के जाएगा लगभग 6 किलोमीटर की डेप्थ तक। याद रखिएगा इंडियन ओशन में 6 किलोमीटर की डेप्थ तक जाना था, और मत्स्य 6000 जो है उसको अब दोबारा से टेस्टिंग की जा रही है उसकी, और प्रॉपर सब कुछ करके कि क्या ये मतलब सेफ सिक्योर है कि नहीं है, स्पेशली आफ्टर दिस। और ये NIOT चेन्नई जो है, याद रखिएगा NIOT चेन्नई यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने इसको बनाया है। और ये मत्स्य 6000 जरूर याद रखिएगा सबमर्सिबल है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। नो सर्वाइवर्स, यहाँ पे ओशन गेट ने कंफर्म कर दिया कि सबमर्सिबल का जो टाइटन सबमर्सिबल है उसमें वो डूबने से कोई भी सर्वाइवल उसमें नहीं हुआ है, कोई बचा नहीं उसमें, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं यहाँ, रीथिंकिंग इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्ड ब्लड इन रीजनरेटिव मेडिसिन। अब यहाँ पे अभी रिसेंटली बीच में आपने देखा होगा कि जो बच्चे पैदा होते हैं जब, तो वहाँ पे उनके जो बेबी के जो कॉर्ड रहती है अटैच, उसके ब्लड को लोग प्रिजर्व कर रहे थे, है ना। ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी किया, रामचरण तेजा ने भी किया, है ना। और इनका कहा जा रहा है कि यह HSCT जो है यानी कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशंस, उसमें यूजफुल रहेगा। ऑथर ने यह कहा है कि अगर हम रिसेंट रिसर्च देखें तो उसमें यह कहा गया है कि जो प्राइवेट बैंकिंग है ऑफ कॉर्ड ब्लड इज नॉट अ रूटीन रिकमेंडेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। यहाँ पे ऑथर ने कहा कि ये रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है और इसका यूज बहुत ज्यादा कम हो चुका है, ठीक है ना। हालांकि कॉर्ड ब्लड लोग बचा जरूर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, प्रॉपर बैंक में डाल रहे हैं, लेकिन उसका यूज बहुत कम हो चुका है, ठीक है ना। एंड लाइकलीहुड ऑफ द स्टोर्ड ब्लड बीइंग यूज्ड फॉर HSCT इज वेरी स्मॉल, प्रोबेबली 0.005 to 0.04% तक हो चुका है, ठीक है ना। इसके अलावा एक नया मेथड आ चुका है, ऑथर ने बताया कि नाउ न्यूअर मेथड जिसको हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट बोलते हैं, तो उसको यूज किया जाता है। इन दिस मेथड हेल्दी सेल्स फ्रॉम अ हाफ मैच्ड डोनर सच एज फैमिली मेंबर आर यूज टू रिप्लेस द अनहेल्दी वंस, ठीक है ना। तो ये मेथड ज्यादा यूज होने लगा है रादर देन दिस कॉर्ड ब्लड एंड ऑल। इंक्रीज इन लिवर डिसीज कॉज्ड बाय पुअर डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो ये तो आपको पता होगा कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसमें वर्क आप ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हाई कैलोरीफिक डाइट आप ले रहे हैं, एक्सेस फैट आप कंज्यूम कर रहे हैं, ओबेसिटी आपके अंदर आ चुकी है, हायर ब्लड शुगर है,
तो इससे एक इंपॉर्टेंट डिसीज आपको हो रही है NAFLD, जिसको बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज मतलब जो अल्कोहल बिना पीने के मतलब ना पीते हुए भी आपको अगर फैटी लीवर हो जाए तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज बोलते हैं इसको। एंड नैश डिसीज है एक नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, याद रखिएगा, नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर वरिंग and I hope you got clarity. So that is it for the day. I hope you got clarity, you got something to learn. That is it. Thank you and have a nice day.